नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। एथिक्स को लेकर के एक रणनीति बनानी पड़ती है, हमें एग्जाम्पल देने पड़ते हैं और एग्जाम्पल देते समय यानी सिविल सेवक के नाम लिखते समय हमारे पास विविधता और नवीनता नहीं रहती है। कार्य ये रहता है कि आप लिमिटेड अधिकारियों के नाम जानते हैं और उन्हीं को आप लिखते रहते हैं उदाहरण के रूप में। तो जो अन्य छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनसे अलग आपका आंसर नहीं हो पाता, उदाहरण नहीं हो पाता है। और एथिक्स आप जानते हैं बिना उदाहरण के ज्यादा नंबर नहीं देता है। ठीक है, तो आज मैं इस सेशन में आईएएस अधिकारी जो कि देश में चर्चित हैं अपनी विशेष भूमिका के लिए, उसको डिस्कस कर लेंगे और प्रश्न की डिमांड के अनुसार आप उनको उदाहरण सहित लिख सकते हैं, उनके कार्यों को, उनके नाम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लें, बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित अधिकारी हैं, है ना। और ये अधिकारी कौन है? आर्मस्ट्रांग पॉम, बहुत इंपॉर्टेंट। आप नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण, अब आप जब उत्तर प्रदेश पीसीएस में दे रहे हैं तो मोस्टली कहिए उत्तर प्रदेश के अधिकारी हो, लेकिन आप कहीं के भी आप दे सकते हैं। आर्मस्ट्रांग जो पॉम है, ये चित्र आप देख ही रहे होंगे, ये मणिपुर के हैं। कहाँ के? मणिपुर के एक आईएएस कैडर है, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं और इनको चमत्कारिक व्यक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चमत्कारी व्यक्ति कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था? पीपल्स रोड यानी पब्लिक के लिए एक रोड बनवाई थी और उसके लिए फेसबुक पर क्राउड फंडिंग की थी, फेसबुक के द्वारा, एक इनोवेटिव विचार के द्वारा, है ना। किस तरह से एक अधिकारी अब नवीनता ले आता है, अपने कार्यशैली से लोगों को प्रभावित करके जो अधिकारी और जनता के बीच की दूरी है उसे खत्म कर देता है और वास्तविक रूप से सिविल सेवक के जो मूल्य होते हैं उनका निर्वाह करता है। अंतिम पायदाने पर खड़े हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाना, उसको सशक्त करना ही उसका एक लक्ष्य होता है और उसका सशक्त और मजबूत या कहिए सिविल सेवक के कार्यों, नैतिक मूल्यों की सशक्त हस्ताक्षर अगर कहा जाए तो ये कम नहीं है ना। 2012 में इन्हें CNN IBN इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था। इसकी जो पीडीएफ है वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ऐप में भी आपको वो उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रति इनकी प्रतिबद्धता और समस्या समाधान के लिए इनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए आप उदाहरण दे सकते हैं, है ना। एक सिविल सेवक किस तरह से प्रतिबद्ध होता है, समस्या समाधान कैसे करता है ना। संसाधन कम नहीं है, उन्होंने क्राउड फंडिंग करा दी फेसबुक के द्वारा, जनता का सहयोग लेकर के जनता का भला कर दिया, है ना। तो ये जो उदाहरण देते हैं तो आप, मुझे लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव रूप से एग्जामिनर को बता पाते हैं अपने बारे में। इसमें तो आप देखो, ये तो आप जानते होंगे, मुझसे जुड़े जो साथी हैं ये डॉक्टर हीरालाल आईएएस हैं और इन्होंने बहुत मस्त दमदार पुस्तक लिखी है, डायनामिक डीएम। ये जरूर लीजिएगा अगर आप, ये बुक्स आपको नहीं है, शायद प्रभात पब्लिकेशंस की है, प्रभात पब्लिकेशंस की है ये, और वहां से आप ले लीजिएगा। बहुत अच्छी बुक्स है, आपको अच्छा लगेगा, एक इनोवेटिव विचार के रूप में, और बिल्कुल जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं सर और जिस तरह से काम करते हैं इन्वायरमेंट को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, वुमन एम्पावरमेंट को लेकर के, एक प्रशासनिक अधिकारी कैसे जमीन से जुड़ करके लोगों की ऊर्जा को बढ़ा देता है, इनहेंस कर देता है, इसका सशक्त उदाहरण है डॉक्टर हीरालाल सर। ठीक है, कैन इलेक्शन बी इको फ्रेंडली? देखिए, एक इनोवेटिव यानी इको फ्रेंडली इलेक्शंस। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ तो बहुत सारे बोलते हैं, प्लास्टिक एक उन्होंने बताया था कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, आपको जो इको फ्रेंडली जो है झोला है उसका उपयोग करना चाहिए, और सर बिल्कुल यूज भी करते हैं, तो है ना। तो डॉक्टर हीरालाल सर हैं, इनके बारे में आप जानते हैं, ये यूपी में ही है, तो आप इनको सर्च करके इनके उदाहरण को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में भी इनका सर का काम है, प्लास्टिक प्रदूषण में भी काम है, और इको फ्रेंडली आपका जो इलेक्शंस है, और सर की जो बुक्स है डायनामिक डीएम है, ऐसे लगता है कि अगर आप इसे पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, तो आपको बहुत इनोवेटिव विचार है। और सर का एक मतलब डॉक्टर हीरालाल सर डाल दीजिएगा तो इनकी सर की वेबसाइट आ जाएगी, तो आप समझ पाएंगे किस तरह से बड़े लेवल से वो जुड़े हुए हैं, लेख विचार जोड़ पाएंगे, एक अधिकारी कैसे सोचता है। तो एथिक्स को लेकर के सर की जो वेबसाइट है आप उनको देख सकते हैं। ठीक है,
अशोक खेमका सर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ऐसा कोई छात्र नहीं है जो यूपीएससी का एग्जाम दे, मेंस दे और अशोक खेमका सर का आप नाम न लें, ऐसा होता ही नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सर का बहुत बड़ा योगदान है और ये हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 50 से ज्यादा बार इनका ट्रांसफर हुआ है अपने इसी कार्यशैली के कारण। और एक प्रभावशाली राजनेता के ऊपर इन्होंने कार्रवाई कराई, अवैध भूमि, है ना। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि नैतिक दुविधाएं होती हैं, संकल्प होते हैं, आपकी नैतिक अंतर्दृष्टि होती है, एक कैसे वो निर्णय लेता है एक अधिकारी, और दबाव मुक्त रहता है, राजनीति से अपने आप को कैसे मुक्त रखता है, निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। ये तमाम जो गुण होते हैं, मैं एथिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। तो अशोक खेमका सर हैं। अब मोस्टली सारे बच्चे इन सर का ही नाम लिखते रहते हैं, है ना। तो आप विविधता के रूप में सर के साथ और का भी नाम जोड़ के रखिएगा। स्मिता सभरवाल। तो मैं बार बार कहता हूं कि आपके पास में एक मोटिवेशन के रूप में ये लिस्ट होनी ही चाहिए। इसलिए नहीं कि एथिक्स में इन नाम को यूज करना है, आपको व्यक्तिगत जीवन में उतारना चाहिए कि कैसे एक आईएएस अधिकारी हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचता है और वो किस तरह से अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देता है और एक व्यक्ति लूट खसोट करने लगता है। और मेरा भी सिद्धांत यही है, संस्थान भी मेरा ऐसी है कि मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाऊं, मेरे साथ वही बच्चे जुड़े रहें जो इस देश को, इस प्रदेश को विकसित बना सकते हैं, समाज को विकसित बना सकते हैं, अपने घर को विकसित बना सकते हैं। ये नैतिक मूल्यों में मेरा है, मैं खुद इन बात को फॉलो करता हूं। तो ध्यान रखिएगा, ये स्मिता सभरवाल है और 2001 बैच की ये आईएएस अधिकारी हैं और ये तेलंगाना कैडर की हैं। कहाँ की है? तेलंगाना कैडर की है। बहुत चर्चित हस्ती हैं, नेट पर आप डालेंगे, वीडियो डालेंगे, तमाम इनके कार्य, इनकी जो कार्यशैली है वो सामने आ जाती है, तो आप और ज्यादा पढ़ पाएंगे। और मैं तो केवल आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि इनका भी आप यूज कर सकते हैं पूरा, और डिटेल है, आपके पास समय है तो आप सर्च कर लीजिए। इन्होंने सिविल मुद्दे पे नागरिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए और उनके सक्रिय दृष्टिकोण के कारण उन्हें व्यापक रूप से लोगों के अधिकारी के रूप में जाना जाता है। पब्लिक ऑफिसर्स कहा जाता है, बड़ी आसानी से मिलती हैं और बातों बातों से, मतलब मैम का ये क्योंकि मैं बहुत से लोगों से जुड़ा हूं, डायरेक्ट नहीं जुड़ा तो इनडायरेक्ट जुड़ा हूं, कि कैसा भी व्यक्ति हो, स्मिता सभरवाल के बारे में ये कहा जाता है कि अगर पीड़ित व्यक्ति इनके पास पहुंचता है तो ये इतने प्यार से इतने पूछ लेती हैं कि अगर वो ना बताना चाहे तो भी अपनी समस्या को बड़े खुले दिल से इनके सामने बताता है। ना तो ये गुण प्रकृति सबको नहीं देती है, ये जो गुण है वो मैम को मिला हुआ है, स्मिता सभरवाल है। और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से अपने शहर को निधि दे, एक उन्होंने प्रोग्राम चलाया था कि किस तरह से जो निजी लोग हैं, आप शहर का उपयोग करते हैं, सड़क का प्रयोग करते हैं, इसको भी आपको डोनेट करना चाहिए। प्राइवेट लोगों से एक अपील की है ना, अपने शहर को निधि दें। ऐसे इन्होंने बहुत उल्लेखनीय कार्य किए हैं, ठीक है। और ई इंडिया सरकारी डिजिटल पहल पुरस्कार भी इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ जिला पहल के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है, ठीक है। तो किस तरह से आप बिहेवियर करते हैं बिल्कुल अंतिम पायदाने पे खड़े व्यक्ति के साथ, तो ये एक अधिकारी के जो गुरु होते हैं, है ना, दृढ़ संकल्प रह के कैसे काम करता है, उसके मोरलिटी उसकी क्या है, ये सारे के सारे गुण ये हमें कुछ अधिकारियों में देखने को मिलते हैं। बाकी लोग फोर्थ ईयर पढ़ते हैं और फॉर्मेलिटी कर देते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी अपने जीवन में उतारते हैं, उसी में स्मिता मैम भी हैं। अरुणा सुंदर राजन, ये कहिए कि दक्षिण भारत, अगर मुझसे कहा जाए कि दक्षिण भारत में अगर कोई महिला आंदोलन और एक अधिकारी के रूप में अगर देखा जाए तो स्मिता जी के बाद में, या कहिए उनके साथ में, अरुणा सुंदर राजन का नाम लिए चर्चा अधूरी रह जाएगी। अरुणा सुंदर राजन मैम जो है वो केरल कैडर की हैं और 1982 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, रिटायर हो चुकी होंगी तो शायद। अरुणा सुंदर राजन ने अपने कैरियर में कई नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। केरल के आईटी विभाग की स्थापना की, अच्छे परियोजना, एक अभूतपूर्व ई साक्षरता पहल। देखिए आज अगर केरल बहुत आगे है ना, तो केरल इसलिए आगे है कि उससे एक अधिकारी मिले हैं। अभी तो मैंने चूंकि बहुत कम वहां से सेलेक्ट किए कि उत्तर भारत को ही मैं कोच कर रहा था, लेकिन कैसे छोड़ सकता था, मैं नहीं छोड़ सकता था, मेरी मजबूरी है। ठीक है ना। तो आज केरल क्यों आगे है?
उसका कारण है उसके पास अरुणा मैम जैसे अधिकारी रहे हैं, इसीलिए साक्षरता महिला के मामले में बहुत डेवलपमेंट है वहां पर है। उत्तर भारत में ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि आप ये कमी उत्तर भारत में जरूर पूरी करेंगे। अब देखिए, इन्होंने कोचीन में इन्फो पार्क जैसी पहलों के साथ केरल के आईटी परिदृश्य को ही बदल के रख दिया था। फोर्स बिजनेस मैगजीन के द्वारा शीर्ष पेशेवर महिलाओं में से एक नामित भी किया और ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप अवार्ड से मैम को क्या हुआ है, सम्मानित भी किया गया है। वह नारीवादी पथ प्रदर्शक भी थी। उन्होंने कुदुम्बश्री परियोजना का नेतृत्व किया जिसने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मानक स्थापित किए हैं। महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर भी नए पैदा किए हैं। तो इनका आप महिला सशक्तिकरण में कर सकते हैं, एक सिविल सेवक के दायित्व के रूप में, ऑनेस्टी के रूप में, इनोवेटिव थॉट के रूप में, जमीन से जुड़े, है ना, ये तमाम जो गुण आपने एथिक्स में पढ़ रखे हुए हैं उनमें उनको उदाहरण को समझाने के लिए मैम का नाम आप ले सकते हैं। विनोद राय बहुत अच्छी तरह से आप जानते होंगे। सबसे पहली बात है कि विनोद सर का एक संकल्प रहता है, मतलब जो काम करने की जो शैली है वो टुकड़ों टुकड़ों में बांट के रख देते हैं। कोई समस्या है तो ऐसा कहा जाता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो वो उन्हें स्टेप स्टेप में ब्रेक करके पूरी समस्या को खत्म कर देते हैं। ये सर का व्यक्तिगत गुण है और ये एक सिविल सेवक में होना भी चाहिए। कभी कभी होती है समस्या होती है तुरंत सॉर्ट आउट हो जाती है, कभी कभी देखते हैं वो दीर्घकालिक भी हो जाती है। तो कैसे समस्या को हल किया जाए वो धैर्य एक सिविल सेवक में भी होना चाहिए। उसके जो उदाहरण है वो विनोद राय सर हैं। 1972 बैच के आईएएस हैं, केरल कैडर के हैं और 11 में नियंत्रक और महालय का प्रेक्षक के रूप में उनकी भूमिका बहुत रही है। और जो 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला था वो सर ने खोला था और ऑडिट रिपोर्ट जो उन्होंने प्रस्तुत की थी और पारदर्शिता के मूल्य के प्रति कैसे सच्चा ऑफिसर अपने कर्तव्यों को निभाता है, ये मैटर आप समझा सकते हैं। इतना बड़ा मैटर था, पॉलिटिकल और केंद्र लेवल के राजनीति के लोग और बड़ी कंपनियां का दबाव था और उस वक्त निष्पक्ष रूप से बिना दबाव के निर्णय लेना ये अपने आप में आसान काम नहीं होता है, हिम्मत वाला काम होता है और ये सिविल सेवक में गुण होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बात करें तो राजू नारायण स्वामी सर 1991 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो अशोक खेमका सर के साथ आप राजू नारायण स्वामी सर का भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी सर के पास जो टीम थी वो ये है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा एक टीम लोगों से ऐसे जुड़ गए थे कि कहीं अगर भ्रष्टाचार होता था तो लोग झाके इनको बता देते थे। और मैंने लिखा भी कहीं है कि डॉक्टर राजू सर को भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा और मुखबिर के रूप में भी जाना जाता है। मतलब बहुत से लोग थे, इनको यहाँ लेटर भेज देते थे कि सर यहाँ घोटाला हो रहा है। ठीक है, केरल में अवैध भूमि सौदाओं और राजनीतिक भ्रष्टाचार की जांच में ये शामिल रहे हैं और केरल साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी सर को मिल चुका है, किताबें हैं, लेखक भी हैं। तो ये देखिए ना कि जो ईमानदारी के जो उदाहरण है ना, हम लोग पढ़ते हैं कि ईमानदार रहना चाहिए, निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, आपको धर्म और जाति लैंगिक भूमिकाओं से ऊपर उठकर के काम करना चाहिए। ये आसान नहीं होता है ना। तो मुझे आशा है कि आप राजू नारायण स्वामी सर का भी नाम एग्जाम्पल में दे सकते हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे टीएन शेषन सर 1955 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, थे और 1990 से 96 तक ये मुख्य चुनाव आयुक्त रहे और चुनाव सुधार के लिए जाने जाते हैं। और मुझे लगता है कि पूरे चुनाव आयोग के इतिहास में सर जैसा सशक्त कोई मुझे चुनाव आयुक्त तो नहीं दिखा है। अगर ये मुझसे ये कहा जाए कि अगर किसी चुनाव आयुक्त में रीढ़ थी, बैकबोन थी, तो वो टीएन शेषन थे। बाकी तो बिना रीढ़ के हैं। मैं ससुर करना चाहता हूँ, आज भी है, जो भी काम करते हैं ना तो उनके निर्णय बता देते हैं। तो एक अधिकारी में ये गुण होना चाहिए। ठीक है, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और अधिकार को उन्होंने मजबूत किया था और आदर्श चुनाव संहिता लागू करने, दागी चुनावों को रद्द करने और मतदाता पहचान पत्र शुरू करने जैसे इनोवेटिव विचार, साहसिक विचार इन्होंने दिए। और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वो थी, महत्वपूर्ण सूचना थी, महत्वपूर्ण दौर था सर का, जब चुनाव आयोग ने अपनी ताकत को पहचाना था, है ना। तो वहां पर आप सर का यूज कर सकते हैं, हालांकि आपने किया ही होगा। और आप तो आप जानते ही हैं, मैंने कहा ना कि किसी देश में
बिना महिलाओं के विकास के तरक्की होती नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ये कहा कि अगर किसी देश का विकास को नापना है तो वहां पर देखिए वो महिलाओं की वहां स्थिति कैसी है, महिलाओं को क्या अधिकार है, महिलाओं को कितनी फाइनेंशियल पावर है ना। यानी देश का विकास महिलाओं के विकास से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। और इरा सिंघल मैम को आप जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो जानते ही होंगे। आप वो इन जो युवा और जो विपरीत परिस्थितियों में खड़े होकर के जो टॉप किए हैं, आप कमरे में उनका लिस्ट में कमरे में आपको लगाइए, फोटो लगाइए, मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे थोड़ी होता है विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को टॉप लिस्ट में शामिल करना। और इरा सिंघल मैम को बारे में मुश्किल आप जानते होंगे, 2014 बैच की आईएएस टॉपर हैं। इन्होंने अपने चौथे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की थी। उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाली ये पहली दिव्यांग महिला बन गई थी। स्कोलियोसिस नामक एक दुर्लभ विकार होने के बावजूद वह विकलांग लोगों के लिए समावेश और सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ते हुए इन्होंने यूपीएससी में टॉप किया था। अब आप सोचिए, अब इनके उदाहरण नहीं देंगे तो किसको उदाहरण देंगे आप? ये उदाहरण के सशक्त हस्ताक्षर हैं। जब भी मौका मिले, आप यूपीएससी में ही नहीं है, अपने बच्चों को, जब आपके बच्चे होंगे तब बता रहा हूं आपको, मित्रों को अपने डिस्कशन में इनके नाम को शामिल करना चाहिए, ऐसे अधिकारियों के नाम को शामिल करना चाहिए। जब आपका ऐसा एटीट्यूड होगा तो आपके अंदर भी सिविल सेवक बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा। अरे क्या मोटिवेशन नहीं मिलेगा? आपने पढ़ाई नहीं अच्छे लोगों को, है ना। अपनी छोटी सी प्रॉब्लम से आप परेशान हो जाते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बीमारी थी और आईएएस इस देश में और क्या होता है, एग्जाम की दृष्टि से सबसे टफ आईएएस माना जाता है ना। और सोशल जस्टिस और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांगता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में डिप्टी कमिश्नर के, देखिए ये डेटा हो सकता है पुराना हो, अब ये मत करिएगा, ठीक है। लेकिन एक इनका जो ध्येय वाक्य है कि अंतिम लक्ष्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। बदलाव तो दो भी होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक है। और मैम का लक्ष्य है कि मैं अपनी पूरी लाइफ में सकारात्मक बदलाव लाने में उसको कोई भूमिका निभा करती हूँ तो मेरा जीवन, मेरा जन्म लेना सार्थक सिद्ध होता है। इस स्पिरिट के साथ काम करने वाले, नैतिकता के, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायण, है ना, ऐसे अधिकारियों से ही देश चलता है। इसलिए वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था, सिविल सेवकों को बैकबोन कहा था। क्या कहा था कि ये स्टील स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है, इनसे देश चलेगा। ऐसे अधिकारियों के लिए स्टील स्ट्रक्चर था, घूसखोरों के लिए नहीं था, चंदा चोरों के लिए नहीं था। इसके अलावा कुछ और अधिकारियों के नाम हैं, मैं आपको देख देता हूं। इसमें आप जो संताशीला नयर मैम है, ठीक है, वर्षा जल संचयन का उपयोग करके चेन्नई शहर की गंभीर जल संकट को इन्होंने बचाया था, वहां पर इनका नाम यूज कर सकते हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल हैं, उत्तर प्रदेश में रेत माफियाओं के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। यू संगायम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कई बार उन्होंने बहुत से संस्थान के लोग उनका नाम लेते हैं। और तमिलनाडु में अवैध खनन को उजागर करना और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में इनका योगदान था। गौरव गुप्ता की बात कर लेते हैं तो बेंगलुरु के विकास में महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई है। नंदिनी के आर के लिए बात करें तो यूपीएससी परीक्षा में कर्नाटक से टॉप करने वाली पहली महिला बनकर के महिला को प्रेरित किया। प्रदीप कुमार जैना के बारे में जानते हैं, उन्होंने चक्रवात जो फानी है तब उसके लिए इन्होंने बहुत असाधारण कार्य किया था। आपदा प्रबंधन के सेक्शन में आप इनका उदाहरण दे सकते हैं, है ना। तो किस तरह से ईमानदार व्यक्ति अगर लग जाए तो किस तरह से समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती हैं, इसके उदाहरण हो सकते हैं। तुकाराम मुंडे सर का तो आप डिटेल पढ़ लीजिए, इनको सर्च करके पढ़िए, बहुत डेटा आपको मिलेगा, है ना। शक्तिशाली राजनेताओं और नौकरशाहों पर के खिलाफ इन्होंने जो अभियान चला रखा था, तो और इनके बहुत दुश्मन भी इसी के कारण हो गए थे। ये नागपुर के बेस्ड है, नागपुर के रहने वाले हैं। सुप्रिया साहू की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए इनकी बहुत बड़ा योगदान है, किस तरह से एक्टिविटी काम करते हैं, है ना। और जो सरकार के जो लक्ष्य होते हैं उन्हें पालन करने में कैसे ही अपने नैतिक मूल्यों का प्रयोग करते हैं, है ना। इसके जो उदाहरण आपकी सुप्रिया साहू मैम है। हरिचंदा दसारी है हैदराबाद में, जो हरित क्रांति को कैसे इंप्लीमेंट किया, वहां पर कैसे जो कृषि जो विपणन है और कृषि के क्षेत्र में कार्य किया है, उनमें बहुत ज्यादा उनका कार्य है। संजीव कपूर है, नागरिकों के कल्याण के लिए ई गवर्नेंस पहलों का कार्यान्वयन किस तरह किया। तो ये जो टॉपिक मैंने दे रखे हैं, इन्हीं टॉपिक से लेकर के जब भी कोई आए आप उनका उदाहरण दे सकते हैं। डी सुब्बा राव की हम बात कर लेते हैं तो आरबीआई गवर्नर के रूप में वित्तीय समावेशन और साक्षरता के लिए सुधार जो है
इनके लिए जाने जाते हैं ये, ठीक है। और आर के लक्ष्मण जानते हैं, विभिन्न सुधारों के माध्यम से मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन का इन्होंने रूपांतरण कर दिया, उसका दशा ही बदल दी थी। तो ये ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए किस तरह सिविल सेवा के मूल्य होते हैं, किस तरह से उनका कार्य होता है, समाज और प्रशासन के बीच की कड़ी बनकर के अंतिम पायदाने पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की मंशा, सरकार की योजनाओं के उद्देश्य को पूरा करवाते हैं, उनको लक्ष्य हासिल करवाते हैं। तो ये जो देश चल रहा है ऐसे अधिकारी से चलता है। अब देखिए, इसके अलावा अगर बात करूं मैं तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, मैं इतना दे दूंगा कि आप उदाहरण अच्छी तरह से कर लेंगे। और भी हैं यूपी के, मैंने और भी सर्च किए हुए हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, जल्दी है। अन्ना राजम मल्होत्रा की बात कर लेते हैं। मैम आईएएस की पहली महिला सदस्य अन्ना राजम मल्होत्रा थी, ठीक है। जब वे 10 कैडर में भर्ती हुई तो लैंगिक भेदभाव, इसमें लैंगिक भेदभाव और अन्य मुद्दों के खिलाफ उनकी पिछली लड़ाई जारी रही। मुंबई के पहले कंप्यूटरीकृत बंदरगाह के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजाजी द्वारा बाद में उनकी सेवा को स्वीकार करने के बाद उन्हें पद्म विभूषण सरकार पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो आप कहाँ भी यूज कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रति इनका नेचर है ना, कार्यों के प्रति, भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिकारी रहते ही रहते हैं। डी.आर. मेहता सर की बात कर लेते हैं, तो ये पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और आप जानते भी होंगे एनजीओ वाला जो काम होता है ना, आप एनजीओ वाला जो यूनिट है पेपर 5 में है ना, उत्तर प्रदेश में, तो वहां जब एनजीओ की बात करें, हालांकि बात उत्तर प्रदेश के एनजीओ है, लेकिन आप उदाहरण जब करें या आप फर्स्ट पेपर में भी इसका यूज कर सकते हैं, आप थर्ड पेपर में भी इनके सरकार नाम यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। कहने मतलब है पॉजिटिव अर्थों में यूज का मतलब मेरा ये। तो सामाजिक कार्यों है, और ये इन्होंने जयपुर फुट के संस्थापक भी हैं, आईएएस रहे, 86 में सॉरी इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और एनजीओ जयपुर फुट के संस्थापक हैं, और दुर्घटनाओं में बीमारी के कारण अपने अंग खो देने लोगों के लिए कृत्रिम अंग ये प्रदान करते हैं। तो ये स्पिरिट कहां से आई? जो जॉब कर रहे थे तो वहां समाज सेवा, देखिए ये प्रश्न आया भी था 2018 में कि सिविल सेवक के रूप में सेवा भाव है ना, वहां सर का नाम तो बहुत अच्छी तरह से आप यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं सर का, क्योंकि सेवा भाव क्या, सिविल सेवा के है ना, सेवा भाव क्यों होना चाहिए। तो अब उन्होंने जॉब में रहते हुए सेवा भाव उतना नहीं कर पा रहे थे, इस्तीफा दिया। फिर आज देखिए जयपुर फुट के संस्थापक के रूप में तो जाने जाते हैं, लेकिन जयपुर फुट का बहुत बड़ा नाम है। और यू संगायम सर के बारे में जानते हैं, और नौकरशाही में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया था। संगायम सर ने जो भ्रष्टाचार के प्रति और अपनी शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। भ्रष्टाचार को उजागर करने के उनके प्रयासों से उन्हें कई दुश्मन भी बना लिए, ठीक है। और CNN-IBN इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड भी सर को मिल चुका है। अब देखिए केएल कैडर के एक आईएएस अधिकारी, अच्छा ये सर को तो के बारे में बता ही चुका था, बहुत महत्वपूर्ण है ये। मतलब कहते हैं ना कि ये अधिकारी मुझे आकर्षित कर लेते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और मैं चूंकि ज्यादा प्रभावित रहता हूं तो ऐसे अधिकारियों से, विचारकों से, ताकि जो अपने मेरे जीवन की मूल्यों को बदलते हैं। और उसमें जो अवनीश शरण सर जो है ना, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और देखिए एम्बुलेंस सेवा कौन सी, इन्होंने मोबाइल सॉरी ये जो बाइक मोबाइल बाइक एम्बुलेंस की अवधारणा को उन्होंने जमीन पर उतार दिया था, है ना। कबीरधाम जिले के जिला कलेक्टर भी थे ये 2018 में, और तब संभाला था, पद संभाला था। उन्होंने एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली देखी जो सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों को, विशेष रूप से बैगा और गौंड आदिवासी में कमजोर नागरिकों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि दूर तक इंटीरियर है, तो उन्होंने क्या किया, ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, बाइक एम्बुलेंस की कंसेप्ट को समझा और उसको जीवन में उतार दिया, लोगों से प्रभावित हुए। तो कहने का मतलब है कि इनोवेटिव जो नवाचार है वो एक अधिकारी में होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, समस्या समाधान का। आप बताइए इससे ज्यादा और क्या उदाहरण होगा। लोग रोते रहते हैं पर साधन नहीं है, पैसा नहीं है। अधिकारी का मतलब यूपीएससी सेलेक्ट होने का मतलब, पीसीएस सेलेक्ट होने का मतलब अवनीश शरण है, ठीक है। ये मेरा लास्ट था। सेकंड वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश के जो आपने
बहुत से अधिकारी हैं जिनके बारे में नहीं पढ़ा होगा, चूंकि आप यूपी में एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपी को उधार देंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा है। उसमें मुकेश मेश्राम सर हैं, है ना, और तमाम जो अधिकारी हैं, है ना, विजय शंकर पांडे सर हैं, वो अलग लिस्ट मैंने बनाया है यूपी बेस्ड। ये मैंने एक ओवरऑल बना दी है यूपी की, मैं मतलब लिस्ट है, आज फाइनल कर दूंगा और कल उसका वीडियो आप मिल जाएगा। पेपर जो आपका 4 है, एथिक्स का पेपर 4 है, एथिक्स का 4 पेपर है, उसको आप अच्छी तरह से उदाहरण दे करके समझाइए। तो मेरा प्रयास ये है कि आप तक अच्छा मैटर पहुंचे। आशा है आपको थोड़ा तो अच्छा लगा ही होगा, ये मैटर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।